नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डगलस स्टुअर्ट। ये दोस्तों स्कॉटलैंड के जाने माने लेखक डगलस स्टुअर्ट, जिन्होंने अपने उपन्यास सुगी बेन के लिए इस साल का बुकर पुरस्कार जीता है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते माह अगस्त में नीदरलैंड की लेखिका मैरिके लुकास ने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। तो आपको बताते चले कि बुकर पुरस्कार वर्ष की किसी सर्वश्रेष्ठ रचना को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी लेखक के जीवन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार होता है। आशा करते हैं ये दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि बुकर पुरस्कार दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को सुगी बेन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है नीदरलैंड की लेखिका मैरिके लुकास को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। ये दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक ये प्रसिद्ध लेखक भी हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। तो साहित्य में योगदान देने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक को हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। LIC अभिकर्ताओं के लिए कौन सा डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंदा। हाल ही में LIC अभिकर्ताओं के लिए यानी जो LIC के एजेंट्स होते हैं उनके लिए आनंदा नाम का डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। आनंदा का दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म भी है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। क्या है? आत्मनिर्भर, ठीक है दोस्तों ध्यान दें, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो आनंदा नाम का डिजिटल ऐप जो है LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है और LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने दोस्तों 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। आपको पता होगा कि G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन ये जो है सम्मिलित है और इस वर्ष 2020 में 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। 16वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा? इटली देश करेगा। 17वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा और 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यानी कि वर्ष 2023 में अपना देश भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत को किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करनी है? तो इसका सही जवाब है 2023 में यानी कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। बीते दिनों असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और इस जो अस्पताल है गाय अस्पताल है इसका नाम रखा गया है सुरभि आरोग्यशाला, क्योंकि सुरभि गाय को ही कहते हैं तो सुरभि आरोग्यशाला इस गाय अस्पताल का नाम रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि असम के डिब्रूगढ़ में
पूर्वोत्तर भारत का यह पहला गाय अस्पताल खोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन चालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं? जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये होता है दोस्तों डबल डेकर, जिसमें कि ये 2 स्टेज होते हैं जहाँ पे यात्री बैठकर सफ़र करते हैं। भारत में भी इस प्रकार की कई बसें चलती हैं, लेकिन भारत में चलने वाली ये बसें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों द्वारा ऊर्जा पाती हैं, यानी कि इनमें जो है पेट्रोल और डीजल का यूज किया जाता है। जबकि स्कॉटलैंड में, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन चालित डबल डेकर बसें लॉन्च की है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो बसें होती हैं उनसे एक भी, यानी कि 0 कार्बन उत्सर्जन होता है, एक भी वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। और हाल ही में स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में दोस्तों चीन ने एक चीनी देवता के नाम पर अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए रवाना किया है, और इस अंतरिक्ष यान का नाम है चांग E5। ये दोस्तों अंतरिक्ष यान एक मानव रहित यान है जो कि चंद्रमा की सतह से चट्टान के कणों के नमूने एकत्रित करने के लिए गया है, और दिसंबर तक ये जो है अपने स्थान पर वापस लौट आएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। ATP टूर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेनियल मेदवेदेव। ये दोस्तों डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये ध्यान देना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि डेनियल मेदवेदेव किस देश से संबंधित रखते हैं या कौन सा खेल खेलते हैं। तो ये टेनिस खेलते हैं और रूस से ये संबंध रखते हैं। इन्होंने डोमिनिक थियम को हराकर ATP टूर 2020 का खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला कौन बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन पार पहुंच गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, RBI। हमारे देश का दोस्तों ये बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक कहा जाता है, RBI, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और हाल ही में इसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और RBI के ट्विटर हैंडल जो है उस पर फॉलोवर्स की संख्या 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के पार पहुंच गई है, जो कि दुनिया में ऐसा पहला मामला है। RBI के बाद एक मैक्सिको बैंक है जिसकी जो है फॉलोवर की संख्या 7.5 लाख है। तो जैसा कि आप स्पष्ट अंतर देख सकते हैं, यहाँ पर 2.5 लाख का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं RBI के ट्विटर हैंडल की इमेज, जिसमें आपको 1 मिलियन फॉलोवर परिलक्षित हो रहे होंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। पंजाब में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं, और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का भी जिम्मा इन्हें हरसिमरत कौर के इस्तीफा देने के बाद सौंप दिया गया है, जिन्होंने पंजाब में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देश के किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने दोस्तों बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। आपको बताते चलें कि वर्ष 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या मात्र 25 थी, जो कि वर्ष 2018 में ये संख्या बढ़कर दुगने से ज़्यादा 65 पहुँच गई थी, और वर्तमान में ये 75 से भी ज़्यादा संख्या हो चुकी है। इसलिए दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व को हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शशि थरूर। कांग्रेस के ये सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से और एक जाने माने लेखक हैं। इससे पहले ये ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं और ये दोस्तों इनकी 22वीं पुस्तक है जो कि हाल ही में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में इन्होंने देश में बढ़ते नेपोटिज्म और राजनीति पर इसके पड़ते प्रभाव की चर्चा की है। तो इसके राइटर हैं शशि थरूर और पुस्तक का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है? तो जैसे संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है उसी प्रकार एक्टिंग के लिए एमी अवार्ड प्रदान किया जाता है और इस साल का दोस्तों इंटरनेशनल एमी अवार्ड को जीता है मात्र 13 साल के अभिनेता बिली बैरेट ने। ये दोस्तों इंग्लैंड के बिली बैरेट जो कि मात्र 13 वर्ष के हैं और इन्होंने अपनी जो एक मूवी है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राजधानी को 24 घंटे शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए सोंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देहरादून। उत्तराखंड राज्य की ये राजधानी है देहरादून, जिसमें हाल ही में 24 घंटे शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है और इस परियोजना की लागत 1100 करोड़ रुपए आकी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, अजय कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। अजय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुरुंडी। अफ्रीकी देश बुरुंडी में अजय कुमार भारत के अब नए राजदूत होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुरुंडी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश के खिलाड़ी जेवियर मासेरानो ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के दोस्तों ये जाने माने फुटबॉलर हैं और एक ये स्टार फुटबॉलर की इमेज रखते हैं जिनका नाम है जेवियर मासेरानो, जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जेवियर मासेरानो कौन से खेल से संबंधित थे या किस देश से थे? तो अर्जेंटीना से संबंधित थे और फुटबॉल ये खेला करते थे। नया प्रश्न है, आईसीसी की नई नीति के अनुसार कितने वर्ष के कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल सकेंगे? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 वर्ष। आईसीसी के दोस्तों एक नई न्यूनतम आयु की नीति आई है जिसके अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। बात करें दोस्तों आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अगला प्रश्न है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स एज अ जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रेम प्रकाश। दोस्तों ये भारत के वयोवृद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की है जो कि बहुत चर्चा में है, जिसका नाम है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स एज अ जर्नलिस्ट। यानी कि लगभग आज़ादी के 2-3 साल के बाद से अब तक का इन्होंने जो है भारत में क्या परिवर्तन आए हैं, इन्होंने अपने नज़रिए को इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स एज अ जर्नलिस्ट, और इनके राइटर हैं प्रेम प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरपाल सिंह। ये दोस्तों हरपाल सिंह जो कि वर्तमान में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है, जिन्हें हाल ही में भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि जो पीडी वघेला नाम दिया है ये हाल ही में ट्राई के चेयरमैन बनाए गए, यानी कि
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं पीडी वाघेला। दिनेश कुमार खारा, इन्हें जो है एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। हरपाल सिंह के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अब ये इंडियन आर्मी के नए इंजीनियर इन चीफ होंगे। और हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में ये कौन है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि इससे पहले विदेश सचिव होने से पहले अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेग बार्कले। ये दोस्तों ग्रेग बार्कले जो कि वर्तमान में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं और इन्हें ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेग बार्कले अब आईसीसी के नए अध्यक्ष होंगे और ये जो है इमरान ख्वाजा का स्थान लेंगे, क्योंकि जो है दोस्तों इनसे पहले जो है शशांक मनोहर इसके स्थायी अध्यक्ष थे। इनके इस्तीफा देने के बाद सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को अस्थायी यानी कि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब हाल ही में जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ग्रेग बार्कले को। इस पद पर दोस्तों नियुक्ति पाने के लिए ग्रेग बार्कले को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देना होगा। साथ ही आपको बताते चलें कि आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं मनु साहनी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक जो कि दोस्तों पिछले कई महीनों से मुद्रा संकट से गुजर रहा था, जिसके कारण सरकार इसको बेचने में लगी हुई थी और हाल ही में जो है इस निजी बैंक को, जिसका नाम है लक्ष्मी विलास बैंक, इसे सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक लिमिटेड के साथ इसका विलय कर दिया गया है। डीबीएस बैंक दोस्तों पिछले 2-3 सालों से कई चर्चा में है, क्योंकि इसे जो है एशिया का सर्वाधिक सुरक्षित बैंक का तमगा हासिल है। तो डीबीएस बैंक आपको याद रखना है कि ये भारत का बैंक नहीं है, सिंगापुर का बैंक है और भारत में इसकी एक शाखा है जिसका विलय लक्ष्मी विलास बैंक के साथ कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश किसी भी सागर के या समुद्री तट से संपर्क में नहीं है, लेकिन अंतर्देशीय यानी कि दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश में अंदर तालाबों पोखरों में जो है मत्स्य की प्रजाति बढ़ाने में काफ़ी सफलता पाई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें तटीय राज्यों में, तो तटीय राज्यों में उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा जो है जो कि बंगाल की खाड़ी से संपर्क में है, इसे तटीय राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में किस नदी पर एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैदान नदी। मैदान नदी दोस्तों अफगानिस्तान में एक नदी बहती है काबुल, जो कि उसकी राजधानी से ही बहती है, और काबुल की एक सहायक नदी है मैदान नदी, जिस पर भारत अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा। और इस सहतूत बांध के निर्माण का उद्देश्य अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को 24 घंटे पेयजल मुहैया कराना है। तो आपको याद रखना है कि मैदान नदी पर भारत जो है सहतूत बांध का निर्माण करेगा और मैदान नदी ये जो है अफगानिस्तान की है। और इससे पहले सलमा डैम भी का निर्माण जो है भारत अफगानिस्तान में कर चुका है। यानी कि भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए काफ़ी धन मुहैया कराता है, जिससे कि एशिया में उसकी शक्ति का पता चलता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? विच फिल्म हैज़ बीन चूजन एज द ऑफिशियल एंट्री ऑफ इंडिया फॉर द ऑस्कर अवार्ड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
जल्लीकट्टू दोस्तों वर्ष 2019 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम है जल्लीकट्टू, जो कि तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध खेल पे आधारित एक फिल्म है, जिसमें सांडों को खुला छोड़ दिया जाता है और ये सांड लोगों को मार से लड़ता फिरता रहता है। तो इसी थीम पर बेस ये फिल्म बनी थी जल्लीकट्टू। और इस पे जल्लीकट्टू खेल पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी आ चुके हैं। तो ये काफ़ी विवादित विषय पर ये मूवी बनाई गई थी और दर्शकों ने इसे खासा पसंद किया है। और हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के लिए जल्लीकट्टू को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वेब सीरीज ने इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्लही क्राइम। ये दोस्तों दिल्लही क्राइम जो कि वर्ष 2012 के निर्भया गैंगरेप कांड पर आधारित है। दिल्लही क्राइम इस वेब सीरीज ने इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो आपको इसका नाम याद रखना चाहिए, दिल्लही क्राइम, जो कि वर्ष 2012 के निर्भया गैंगरेप केस पर आधारित है। आइए देखते हैं इस सप्ताह हुए प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों तेलुगु पत्रकार और साहित्यकार शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है। इन्हें अपनी साहित्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है शेख ख्वाजा हुसैन। तो आपको इनका नाम याद रखना चाहिए। तेलुगु पत्रकार थे, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे। अगली हस्ती हैं दोस्तों असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई। दोस्तों ये बहुत समय से वर्ष 2000 से लेके 2015-16 तक, इतने लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जिनका हाल ही में कोविड के कारण निधन हो गया है। इसी सप्ताह दोस्तों राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का भी निधन हो गया है। ये 5 बार से राज्यसभा सांसद और 3 बार के लोकसभा सांसद थे। वर्तमान में भी ये राज्यसभा के सदस्य थे और कोविड के कारण इनका निधन भी हो गया है। पटेल 71 साल के थे। 1949 में इनका जन्म हुआ था और ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद थे। इसी सप्ताह दोस्तों अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का 60 वर्ष की आयु में निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो गया है। इनके निधन की खबर सुनते ही पूरी दुनिया शोकाकुल हो उठी है और अर्जेंटीना पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अर्जेंटीना में इन्हें फुटबॉल का भगवान की संज्ञा दी जाती थी। और हैंड ऑफ गॉड ये जो घटना है इन्हीं से संबंधित थी, जब इन्होंने एक टूर्नामेंट में एक ऐसा शॉट लगाया फुटबॉल को जिसको हैंड ऑफ गॉड की संज्ञा दी गई है। तो आपको याद रखना है डिएगो मैराडोना जो कि एक फुटबॉलर थे और अर्जेंटीना के ये एक स्टार फुटबॉलर थे। अर्जेंटीना के लोग इन्हें देवता की तरह पूजते थे। इनकी कई प्रतिमा भी अर्जेंटीना की गलियों में आपको मिल जाएंगी। आइए देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो 24 नवंबर को दोस्तों गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, इनकी जो है 24 नवंबर 1675 में औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। तो इन्हीं के सम्मान में, इनकी शहादत को याद करने के लिए हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान में भी महिलाओं के सेल्फ डिपेंडेंट होने के बावजूद पुरुषों द्वारा उन पर कई घरेलू और मानसिक प्रताड़ना उन्हें प्रदान की जाती है, जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र इस दिवस को आयोजित करता है 25 नवंबर को। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के नाम से संबोधित किया जाता है। 26 नवंबर को दोस्तों यहाँ पर 3 दिवस आयोजित किए जाते हैं, आपको तीनों के नाम याद रखने चाहिए। पहला है संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार जो थी उस समय इन्होंने संविधान को अंगीकृत किया था, आत्मार्पित किया था, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान की रक्षा करने की शपथ सभी देश के वासियों को दिलाई जाती है।
26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था और ये गुजरात से संबंधित थे। इसी दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है और ये इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ाना होता है, क्योंकि पिछले 3 दशकों से पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण की चुनौती लगातार बनी हुई है। 27 नवंबर को दोस्तों भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में अंगदान को बढ़ावा दिया जा सके, लोगों में एक जागरूकता फैले कि उनके अंग जो है मरने के बाद किसी दूसरे के जीवन में रोशनी की एक नई किरण ला सकते हैं। तो इसलिए हर साल 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।